नमस्कार, बिहार के चंपारण में आपका स्वागत है। ये बात है 1917 की, जब देश अंग्रेज़ों की गुलामी से गुजर रहा था और ठीक उसी वक्त महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के सफल प्रयोग करके भारत लौटे थे और वो इस देश को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उसी वक्त में उन्हें ये खबर मिली कि चंपारण में नील के किसानों पर अंग्रेज़ों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और किसानों के आग्रह पर ही वो आ गए यहाँ चंपारण में। 10 अप्रैल को पटना से होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण के इसी मोतिहारी की रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और इसी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वो उतरे। और उसके बाद से महात्मा गांधी का राष्ट्रीय राजनीति में न सिर्फ उदय हुआ, बल्कि भारत के पहले सत्याग्रह के प्रयोग के तौर पर इस धरती को जाना गया। चंपारण, बिहार की वो धरती जिसका नाम चंपा के फूलों के अरण्य के नाम पर पड़ा, लेकिन इतिहास में इसे मोहनदास करमचंद गांधी की शुरुआती कर्मभूमि के लिए जाना गया और बाद में गांधी का चंपारण से रिश्ता ऐसा जुड़ा कि उन्होंने चंपारण को अपना न सिर्फ सत्याग्रह का सफल प्रयोग स्थल बना लिया, बल्कि यहाँ के लोगों के दिल में वो बस गए। इस कार्यक्रम में हम आपको आज उसी चंपारण क्षेत्र की यात्रा पर लेकर आए हैं, जहां गांधी अंग्रेजों के अत्याचार और नील की खेती से त्रस्त किसानों की मांग पर खिंचे चले आए। वो दिन 15 अप्रैल 1917 का था और समय था दोपहर 3 बजे, जब मोहनदास करमचंद गांधी मोतिहारी के इसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरे थे। स्टेशन पर गांधी के स्वागत के लिए चंपारण उमड़ आया और उनकी आंखों में उम्मीद थी कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह का सफल आंदोलन चला चुके गांधी यहाँ भी उन्हें तकलीफों और अत्याचार से उबार लेंगे। दरअसल गांधी जी को चंपारण बुलाने का श्रेय इस इलाके के किसान राजकुमार शुक्ल को दिया जाता है, जिन्होंने नीलहों यानी जबरन नील की खेती करवाने वाले अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों से आजादी के लिए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी को मुक्तिदाता के रूप में पाया था। 3 कट्ठिया के हिसाब से बीघा में 3 कट्ठा के अनुपात में वहाँ फसल जो है सो मुफ्त पहुँचाना पड़ता था कोठी में। तो वही शुक्ल जी ने कहा कि भाई घड़ारी बेलगान बेतियाँ थी रामनगर राज की ज़मीन है और वो हमसे रेंट नहीं लेता है, तो उसका पट्टेदार जो ज़मींदार है एमन, वो कैसे उसको हम कह देंगे। इसी पर एमन साहब अपने आदमियों के साथ आया शुक्ल जी पर, चमड़े के कोड़ा से एक आध गो कोड़ा चला दिया और इसी के प्रतिशोध में कि साहब जब तक अंग्रेज यहाँ चंपारण में रहेंगे हम अपने ही जगह पर तब तक नहीं आएंगे जब तक इनको हम निकाल बाहर नहीं करेंगे। दरअसल राजकुमार शुक्ल के योगदान को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए वो बिहार के प्रतिनिधि मंडल के साथ दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुए
कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में पहुंच गए, जिसमें गांधी के साथ नेहरू, तिलक जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे। शुक्ला जी की इस डायरी में दर्ज है कि कैसे ये सभी किसान प्रतिनिधि गांधी जी को चंपारण लाने की हर संभव कोशिश के तहत मना रहे थे। अधिवेशन में चंपारण के किसानों के शोषण के खिलाफ प्रस्ताव तो पारित हुआ, लेकिन इससे कोई खास बात नहीं बनी। लेकिन उसके बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी के पीछे लगे रहे और कानपुर से लेकर अहमदाबाद तक आ गए। आखिरकार गांधी जी ने चंपारण आने का आश्वासन दिया और 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में गांधी जी के साथ पटना आने वाली ट्रेन में मौजूद थे। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के बारे में लिखा कि उस अनपढ़ और निश्चयवान किसान ने मुझे जीत लिया। ये गए गांधी जी के पास साबरमती और गांधी जी कहे कि हम अमुक तारीख को कलकत्ता आएंगे, भूपेन बाबू के डेरा पर उनको जैसा पता चला कि हम वहीं रुकेंगे, तो ये 2 दिन पहले ही से डेरा डाल दिए थे। उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा भी कि मैंने इस व्यक्ति से सत्य, हिंसा और ईश्वर का साक्षात्कार किया। गांधी जी 10 अप्रैल को पटना पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ रुके। वहां से मुजफ्फरपुर होते हुए वो 15 अप्रैल को मोतिहारी पहुंच गए। लेकिन मोतिहारी पहुंचते ही अंग्रेजों ने उन्हें इलाका छोड़ देने की चेतावनी दे दी। पर पेशे से वकील गांधी चाहते थे कि गिरफ्तारी अगर होनी है तो चंपारण में हो, ताकि जनता को इससे डर न लगे। इसी दिन गांधी जी को सूचना मिली कि निलहे जमींदारों ने मोतिहारी के जसौली पट्टी गांव में नील की खेती का विरोध करने पर एक किसान को बुरी तरह पीटा है, तो वे 16 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर गांव की ओर निकल पड़े। पर रास्ते में चंद्रहिया में ही उन्हें दरोगा ने डीएम से मिलने का संदेश दे दिया। स्थिति को समझते हुए गांधी ने वकीलों को गांव रवाना किया और जब लौटे तो उन्हें 144 के उल्लंघन का नोटिस मिल गया। यह तय हो गया कि 18 अप्रैल 1917 को एसडीओ जॉर्ज चंद्र की कोर्ट में गांधी पर मुकदमा चलेगा। लेकिन इस दिन कोर्ट में हाजिर होने के लिए गांधी के साथ 2000 से अधिक लोग पहुंच गए। भीड़ इतनी कि अदालत में जज को पुलिस की मांग करनी पड़ी। अदालत में दिए बयान में गांधी ने कहा कि चंपारण में वे शांतिपूर्ण किसान और निलहों के बीच मामलों की जांच के लिए आए हैं। अंग्रेज हुकूमत कह रही थी कि अगर गांधी यहां से चले जाए तो मुकदमा खत्म हो सकता है, लेकिन गांधी ने कहा कि वो अपराध स्वीकार करते हैं लेकिन चंपारण नहीं छोड़ेंगे। गांधी ने रिहाई के बदले जमानत देने से भी इनकार किया। चंपारण में गांधी जी की मौजूदगी को लेकर अंग्रेज सरकार लगातार असहज थी। 16 अप्रैल को गांधी जी पर शांति भंग का जो मुकदमा दायर किया गया, 20 अप्रैल होते होते उसे अंग्रेज सरकार को वापस लेना पड़ा। किसानों के लिए ये उनके डर को निकालने का पहला कदम था और गांधी जी के सत्याग्रह की पहली जीत थी। इसके बाद गांधी जी ने 2900 गांवों और लगभग 13,000 नील किसानों का बयान जो दर्ज किया, उसके आधार पर जांच समिति बनाई गई और आखिरकार 1 साल के अंदर ही उस जांच समिति ने इस नील की किसानी को अवैध करार दे दिया, यानी कि किसानों पर अब इस खेती की बाध्यता नहीं रह गई। तो ये दूसरी बड़ी जीत यहाँ पर सत्याग्रह की देखने को मिली। उसके बाद गांधी जी आगे बढ़ते गए और यहाँ चंपारण पर जीत की इबारत को लिखते गए। मोतिहारी में जिला परिषद के परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय का ये वही स्तंभ है जहां वो अदालत थी जिसमें गांधी पर मुकदमा चला। अखबारों में इस मुकदमे की खूब चर्चा हुई। बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने स्थिति को भांपा और फिर गांधी जी को सूचना मिली कि 20 अप्रैल को उन पर से मुकदमा हटा लिया गया है। यही वो मोहनदास करमचंद गांधी की पहली जीत थी जिसने चंपारण के लोगों को निडर बनाया और ये भरोसा बढ़ा कि कानून से ऊपर लोकमत हो सकता है। गांधी ने इस घटना के बारे में बाद में लिखा कि अंग्रेज अधिकारियों ने स्वयं अंग्रेजी राज व्यवस्था पर ही ये मुकदमा चलाया जिसमें भारत की जीत हुई।
सरकार ने 21 तारीख को केस विड्रॉ कर दिया, कहा कि गांधी जी पर केस विड्रॉ कर दिया और कहा कि जो भी इंक्वायरी करते हैं उसमें आप सब सहयोग करो। फलाफल हुआ, जब इंक्वायरी बैठी कमेटी तो 8000 किसानों ने बयान दिया और 21 तारीख की घटना के बाद चंपारण के किसान निडर हो गए, निर्भीक हो गए। अंग्रेजी गुलामी का दंश किसानों पर और भी ज्यादा जिस नील की खेती की वजह से था, उसकी पीड़ा चंपारण के किसानों को सबसे ज्यादा इसलिए थी क्योंकि यहाँ उन्हें 3 कठिया व्यवस्था के तहत नील उगाना पड़ता था। यानी वो व्यवस्था जिसके तहत 1 बीघे के 20 में से 3 कट्ठे में नील उगाने की मजबूरी थी। नील के पौधे की गहरी जड़ों से जमीन के बंजर होने का खतरा होता था और धान की फसल को नुकसान पहुंचता। नील का खेती जो था ना, 1 बीघा में 3 कट्ठा वो नील की खेती कराते थे जबरदस्ती, और वो मिट्टी इतना महीन करवाते थे कि घड़ा भरने के बाद ऊपर से गिराया जाता था। पानी घड़ा में भरकर ऊपर से गिराया जाता था। नीचे आने के बाद अगर फूट गया तो खेत तैयार नहीं है, और नहीं फूटता था तो खेत तैयार है, तो उसमें नील की खेती लगवाते थे। और अगर कोई किसान नील की खेती नहीं करता तो उस पर निलहे जमींदारों के अत्याचारों का कहर टूट पड़ता। ऊपर से 46 तरीके के टैक्स ने उन्हें त्रस्त कर रखा था। उनका विद्रोह इस बात को लेकर था, जो 46 तरह के इलीगल टैक्सेज किसानों से इंडिगो कंसर्न वाले लेते थे। अब उनको उनके घर पर में कटहल हुआ तो उनको कटहल पहुंचाना है, उनके घर में आम हुआ तो आम पहुंचाना है। यदि किसी नीले को घाव हो गया तो घवी टैक्स लेते थे किसानों से। यदि किसी को हवा गाड़ी मतलब मोटर गाड़ी खरीदनी है तो वो खरीदने थे। यहाँ तक कि किसान खुद के अपनी बेटी का शादी नहीं कर सकते थे। कपड़ों को रंगने वाली नील की जड़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की थीं। 1788 तक ब्रिटेन आने वाली नील में भारत का हिस्सा 30% था, जो 1810 तक 3 गुना बढ़कर 95% हो गया। कई ब्रिटिश अफसरों ने नौकरी छोड़ दी और कर्ज लेकर नील के बागान लगाए। किसानों पर अत्याचार के बारे में बंगाल के डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे ईडी लाटूर ने लिखा कि मानव रक्त से रंजित हुए बिना नील की कोई गांठ इंग्लैंड नहीं पहुंचती है। चंपारण में नील के किसानों को लेकर विद्रोह हुआ था और किसान इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। हम आपको आज दिखाते हैं कि नील का असल में खेती है क्या। नील का पौधा, ये एक नील का पौधा है, देखिए इसी चंपारण बेतिया के इलाके में, और ये इस तरह के ये इसके बीज निकलते हैं और इन बीजों को ही प्रोसेस करके उसके बाद इसमें इन काले बीजों को उसके बाद नील की जो है वो प्रोसेसिंग होकर और नील बनाई जाती थी। तो ये वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जो यहाँ पर उठा, और उसके बाद जब गांधी जी आए तो नील की इस खेती से यहाँ के किसानों को आज़ादी मिली। नील की खेती में बार बार नील की कोठियों का जिक्र आता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में नीलहा कोठी कहा जाता है। यहाँ से ही किसानों के खेतों में जबरन उगाई गई नील का कारोबार संचालित होता था। कोठियों के पास कारखानों में नील के बीज से निकली नील अंग्रेजी हुकूमत के राजकोष में इजाफा करती रहती। चंपारण के इन इलाकों में दर्जनों कोठियां इतिहास में दर्ज हैं। डर ने किसानों को इतना आक्रोशित कर दिया कि 1907 में मोतिहारी में निलहे और नील फैक्ट्री मैनेजर ब्लूमफील्ड को दिन दहाड़े पीट कर मार दिया गया था। चंपारण के इलाके में किसानों पर अंग्रेज जबरन ये दबाव डालते थे, अत्याचार करते थे कि वो नील की खेती करें। उसी में से एक है ये कुड़िया कोठी। इस कोठी का कॉन्सेप्ट ये होता था कि अंग्रेज़ों का यानी नीलहों का, जमींदारों की इस जगह पे, ये बेतिया का ये इलाका है कुड़िया कोठी का, यहाँ पर कोठी यानी कि बड़े बड़े भवन हुआ करते थे। यहाँ पर अंग्रेज़ों के बड़े अधिकारी जमींदार बैठते थे। यहीं अत्याचार किए जाते थे नील के किसानों पर, और उनके कई अत्याचारों की जो दास्तान है वो इतिहास में दर्ज है। ये हालांकि यहाँ पर फिलहाल कुछ भी दिख नहीं रहा, खंडहर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक समय में यहाँ पर कोठी हुआ करती थी। यही वजह है कि इसे कुड़िया कोठी का नाम दिया गया, और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ ये मामला है। महात्मा गांधी इस कुड़िया कोठी के इलाके में आए, यहाँ एक सिंघा छपरा इलाके में महिलाओं से दुर्व्यवहार हुआ, और इसी रास्ते से वो उस गांव में उस व्यथा को सुनने के लिए गए। तो अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है।
पूरे चंपारण के इलाके में नील जमींदारों की इस तरह की कई कोठियां हैं। पश्चिमी चंपारण के बिल्हा में स्थित अंग्रेजों की बिल्हा कोठी का अंग्रेज मैनेजर ACMN आज भी इस इलाके में लोगों की जुबान पर दहशत का नाम है। इस कोठी के मौजूदा मालिक और एक्टर मनोज वाजपेयी के पिता 1917 में ACMN और गांधी जी की मुलाकात के बारे में बताते हैं। गांधी जी आए, मेरे पिताजी बता रहे थे गांधी जी जब आए तो इसको पता चला कि गांधी आ रहे हैं, तो ये सब खाली कराए हुए था, मैंने किसी को आने वाने नहीं दे रहा था। खड़ा होकर के घूम रहा था, वो इधर देख रहा था कि गांधी जी शायद इधर से आए। अरे भितियारवा से आने में ऐसे होकर के कहीं आए, 2-3 आदमी आए, अरे भागो 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 जल्दी भागो, गांधी आ रहा है। हमें तो गांधी जी इधर से आए, जैसे पिताजी बता रहे थे ऐसे आए गांधी जी। तो उनसे कहता है, कहाँ आ रहा है, भागो, तुमको पता नहीं है गांधी आ रहा है। तो हंस करके बोले कि मैं ही गांधी हूँ। पूर्वी चंपारण में पिपरा कोठी के साथ तुरकौलिया भी ऐसी ही जगह थी जहां कोठी से नील कारोबार संचालित होता था। 200 साल पुराना नीम का ये पेड़ तुरकौलिया के उन किसानों की तकलीफों का गवाह है जो अंग्रेजी हुकूमत का कहना नहीं मानते थे। चंपारण इलाके के किसानों के मन में विद्रोह था और वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे। आज भी यहाँ के गांवों में आपको नील की खेती को लेकर दिलचस्प किस्से सुनने को मिल जाएंगे, जो ये साबित करने को काफी हैं कि भीतर से निडर किसानों को गांधी के यहाँ आने से कितना बल मिला। हम लोग नील को भूंज दो, आ जा छीट दो, गुण छीट दो, आवे घोड़ा पर साहेब बड़का घोड़ा पर टोप पहन के आवे, देखे खेतवा में लोग छीट ले बाकी ना, तो छीटा रहे भूंजा रहे तो जामो कथी, तो घूम के चल जाए, जामल न रहे तो मनोगरा ओकर खुशामद रहे। कहले कि हजूर वहाँ का माटी बहुत कड़ी है इसलिए वहाँ नहीं होता है। तो अंग्रेज बहुत परेशान रहते थे कि क्या बात है, कोई ऐसा था किसी उसको मालूम नहीं होता। इसलिए गांधी जी ने महसूस किया कि यहाँ के लोग नीडर हैं, निर्भीक हैं और जागरूक हैं। चंपारण पहुंचे गांधी ने नील किसानों की इसी समस्या को बखूबी समझ लिया और उन्होंने तय किया कि किसानों के बयान लिए जाएं और कानूनी तरीकों से इन्हें दर्ज करके अंग्रेजी हुकूमत की अदालत में ही नील की प्रथा को चुनौती दी जाए। मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह में बेतिया का भी बहुत अहम योगदान था। बेतिया आज के समय में पश्चिमी चंपारण का इलाका है, लेकिन उस दौर में चंपारण के इस इलाके में जब गांधी जी आए तो इसी हजारीमल धर्मशाला में रुके। ये वो जगह थी जो केंद्र बन गई थी किसानों की गवाही की, यानी कि नील के खिलाफ जो किसानों का आंदोलन था उसके लिए किसान यहाँ गवाही दे रहे थे और गांधी जी की सरपरस्ती में उन गवाहों को नोट किया जा रहा था और अंग्रेज सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही थी। उनके साथ यहाँ पर कई बड़े नेता भी मौजूद थे जिन्होंने इस नील की खेती के खिलाफ आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। मोतिहारी के बाद गांधी जी का अगला पड़ाव बेतिया था। यहाँ वो हजारीमल धर्मशाला में रुके। बेरुखी से बदहाली के बाद आज पूरी तरह खंडहर हो चुकी इसी ऐतिहासिक धर्मशाला में 5000 किसानों ने राजकुमार शुक्ला की अगुवाई में गांधी जी के सामने निलहों के जुल्मों के खिलाफ गवाही दी। चंपारण में आने के बाद यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उनको ठहराने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कि अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी की लड़ाई थी। ऑनरी मजिस्ट्रेट थे हजारीमल जी और अंग्रेज के ज़माने में एक काफ़ी मजबूत व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने महात्मा गांधी को अपने धर्मशाला में ठहराया। गांधी जी ने पूरे चंपारण में घूम घूम कर किसानों और नील जमींदारों के बयान लिए। जून 1917 में गांधी जी समेत 7 सदस्यों की चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी की बैठकों की गवाह मोतिहारी की जिला परिषद में मौजूद ये विशालकाय मेज
आज भी मौजूद है, जिस पर कई दौर की वार्ताएं हुई थीं। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर 4 मार्च 1918 को तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और किसानों से अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% वापस कर दिया गया। बाद में 1919 में चंपारण एग्रेरियन अधिनियम पारित किया गया, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ। सरकार ने कहा कि गांधी जी जहाँ जहाँ इंक्वायरी करते हैं उन सब जगहों तुम मदद करो, और उसके बाद वो इंक्वायरी शुरू हुई और इंक्वायरी तब इसके बाद इंक्वायरी हुई जिसमें फलाफल हुआ कि सारे बातें अंग्रेज़ों के बाद झूठ पाए गए और ये किसानों के बाद सही पाए गए। मोहनदास करमचंद गांधी 1917 में कुछ दिनों के लिए ही चंपारण आए थे, लेकिन फिर यहाँ वो एक तरीके से बस गए। लेकिन गांधी जी ने ये साफ समझ लिया कि चंपारण के साथ अगर देश को आजादी दिलानी है तो लोगों में शिक्षा का प्रसार करना होगा। गांधी जब चंपारण के इलाके में पहुंचे तो उन्हें यहाँ के लोगों में 2 कमियां दिखाई दी। पहली साफ सफाई की कमी और दूसरी जागरूकता यानी शिक्षा की कमी। इस शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने यहाँ पर बुनियादी विद्यालयों की नींव को डाला और ये 3 बुनियादी विद्यालय स्थापित किए गए, जिसमें से कि पहला 13 नवंबर 1917 को मोतिहारी के बड़हरवा लखनसेन में उस विद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा विद्यालय की स्थापना भितिहरवा में की गई। इन विद्यालयों की जो संकल्पना थी वो ये कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। इसकी वजह से स्कूलों में चरखा चलाने जैसे कार्यक्रमों को चलाया जाता था। गांधी 1917 में जब चंपारण आए थे तो 14 नवंबर को बड़हरवा लखनसेन गांव में पहली पाठशाला खुली थी। इसी तरह भितिहरवा आश्रम में 20 नवंबर को दूसरी और उसके बाद वृंदावन, मधुबन, शेख धुरवा और रानीपुर में भी एक बुनियादी पाठशाला स्थापित की गई। बाद में गांधी जी की प्रेरणा से चंपारण के इलाके में ऐसे 400 से ज्यादा बुनियादी स्कूल खोले गए। इन स्कूलों में शिक्षा के साथ स्वास्थ्य, सफाई और स्वावलंबन की जानकारी दी जाती थी। बड़हरवा लखनसेन में गांधी ने लोगों को समय की कद्र करने के साथ चरखे के जरिए स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। हालांकि आज उसी गांधी की विरासत देखरेख के अभाव में धूल धूसरित हो रही है। ये राजकीय मध्य विद्यालय था पहले गांधी जी के नाम से। आज ये 2015 में उत्क्रमित होकर के हाई स्कूल हो गया है। यहाँ 1 से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षकों की बहुत कमी है। मात्र 4 शिक्षक हम लोग हैं, किसी तरह इस विद्यालय को चला रहे हैं। इन बुनियादी विद्यालयों को खोलने के पीछे बड़ी सोच काम कर रही थी। गांधी जी ने यूं तो कहीं भी अपने नाम कोई संपत्ति या घर नहीं बनाया, लेकिन चंपारण में स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो उनके बीच रहकर ही काम करेंगे, उन्होंने भितिहरवा आश्रम की स्थापना की, जिसकी रजिस्ट्री तब गांधी जी के नाम पर हुई थी। गांधी जी स्वावलंबन को जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा मानते थे और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने फिनिक्स और टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की और भारत आने के बाद गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। और इसी क्रम में जब वो चंपारण पहुंचे तो 1917 नवंबर महीने में यहाँ भितिहरवा में आश्रम की स्थापना हुई। यानी ये वो जगह जहाँ सभी लोग स्वावलंबन के जरिए जीवन के ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल और उसका उत्पादन खुद कर सकें। और यही वो जगह है जहाँ कस्तूरबा गांधी 6 महीनों तक रहीं, स्थानीय लोगों को पढ़ाया, उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया और उनका चलाया हुआ स्कूल आज भी यहाँ भितिहरवा में चल रहा है। इस आश्रम में आज भी 1917 की गांधी जी से जुड़ी चीजें संरक्षित करके रखी गई हैं। लेकिन अहम बात यह कि गांधी जी के इन आश्रमों में उस दौर में स्वावलंबन सिखाया जा रहा था जब गुलामी से लड़ने के लिए
इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गांधी ने चंपारण की धरती पर आने के कुछ ही दिनों बाद अपना काठियावाड़ी वस्त्र छोड़ा और धोती धारण की। वहाँ पर जब ये लोग सैनिटेशन और का वर्क कर रहे थे, जब ये गांव के महिलाओं को सफाई सुथरा के बारे में समझा रहे थे, तो कस्तूरबा गांधी ने देखा जो एक महिला कई दिनों से एक ही तरह की कपड़ा पहनी हुई है, एक ही साड़ी पहनी हुई है। तो उसने रात में खाते समय में कस्तूरबा को कहा, जो तुम क्यों नहीं उस महिला को समझाती हो जो प्रत्येक दिन स्नान करके एक नया कपड़ा पहने। तो कस्तूरबा नेक्स्ट डे गई और उस महिला के पास में गई, जो तुम क्यों नहीं कपड़ा बदलती हो। तो महिला कस्तूरबा का ये बाँह पकड़ ली और बाँह पकड़ के अपने घर में ले गई और उसने कहा, देखो मेरे घर में कोई पेटी, कोई झप्पा, कोई भी संग्रह का चीज़ नहीं है, मेरे पास में यही एक साड़ी है। तुम क्यों नहीं महात्मा से कहती हो जो मुझे एक और साड़ी दिला देंगे। गांधी जी इन आश्रमों में पढ़ाई लिखाई और संचालन के लिए अपने साथ गुजरात और महाराष्ट्र के सहयोगियों को भी लाए, जिन्होंने चंपारण में आश्रम और स्कूलों के संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। गांधी जब जी शुरू में आए तो उनके साथ भी कुछ गुजराती लोग भी आए थे। उसके बाद गांधी जी तो थोड़ा कुछ काम किए, स्कूल वगैरह जो स्थापना किए, जो भी किए करके वो चले गए। लेकिन कुछ गुजराती, जिसमें हमको एक आदमी का नाम याद है, जो कि यहाँ मधुबनी में खादी का बहुत बड़ा आश्रम है, और वो मथुरा भाई करके थे गुजराती, उन्होंने उस आश्रम का स्थापना किया। हालांकि बाद में इन स्कूलों की ना तो देखरेख हुई और ना सरकारें इसे लेकर गंभीर साबित हुई। खुद महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वो कुछ समय तक चंपारण नहीं जा सके और जो पाठशालाएं चल रही थीं वो एक एक कर बंद हो गईं। नील की खेती के खिलाफ जो चंपारण विद्रोह के कगार पर बैठा था, उसके लिए सत्याग्रही गांधी एक चिंगारी साबित हुए और अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि हिंसा का जवाब अहिंसा भी हो सकता है। बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा था पिछले 10-12 सालों से, तो लोग इसकी तैयारी में बैठे हुए थे जो कोई एक लीडर आए और इस पूरे आंदोलन को अपना नेतृत्व दे। वहाँ के जो लोकल लीडर्स थे वो नहीं दे पा रहे थे, इसलिए यदि गांधी आए हैं और उनका एक बड़ा समूह उनका समर्थन में खड़ा हुआ है, तो ये कोई अप्रत्याशित चीज़ नहीं थी। ये आँच सुलग रही थी बहुत पहले से। इतिहास के मूल्यांकन में गांधी की चंपारण की यात्रा को असल मायनों में देश को जगाने वाला माना गया, जिससे निकली चेतना को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया। शांति की दृष्टि से, अहिंसा की दृष्टि से, सत्य के प्रति आग्रह की दृष्टि से गांधी के विचार कितने प्रासंगिक होंगे कितने नहीं, वह वाद विवाद किया जा सकता है, लेकिन गांधी की सर्वव्यापकता और सर्व स्वीकार्यता का मूल तत्व इसी में है कि गांधी स्वयं भी सब कुछ जो श्रेष्ठ है उसे संसार भर से स्वीकार करते हैं। चंपारण ने गांधी को एक सत्याग्रही और स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर इस देश के लोगों के दिलों में स्थापित कर दिया और चंपारण से गांधी का जो रिश्ता बना वो आने वाले कई सालों तक जुड़ा रहा। लेकिन गांधी अब देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए निकल चुके थे और उनका अगला पड़ाव गुजरात से था। अब आप हमारी अगली सीरीज देखेंगे गुजरात से। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।